हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है? बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कहता है कोहलबर्ग, ऑप्शन बी कहता है पियाजे, ऑप्शन सी कहता है स्किनर और ऑप्शन डी कहता है वाइगोस्की। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो पियाजे हैं वो क्या कहते हैं? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट की बात वो करते हैं कि बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। और जहाँ बच्चा हर टाइम जिज्ञासु होता है, यानी कि सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करता है। यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? पियाजे ने। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कथन क्या कहता है? एक बच्चा तब सबसे अच्छा सीखता है जब सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय संलग्नता होती है। क्या कह रहा है? जब सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय संलग्नता होती है, यहाँ पर यानी कि जहाँ बच्चा एक्टिव होता है वहाँ वो पॉइंट हमारा करेक्ट होता है। तो कथन हमारा करेक्ट हो गया। जहाँ बच्चे को सीखने की जो सक्रिय भूमिका यानी कि एक्टिव हो उसको मिले, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कारण क्या कहता है? सीखने में सक्रिय भागीदारी आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास में मदद करता है। क्या कह रहा है? आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के कौशल में विकास में मदद करता है। जहाँ बच्चा क्या होता है? तर्क लगाना सीख जाए, या हर पहलू से वो कार्य मतलब हर पहलू से वो देखना सीख जाए, तो वो क्या होगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं, तो ये तो सत्य है और ए आर की सही स्पष्टीकरण है। ए आर का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। कथन में भी बच्चा एक्टिव है और सीखने की बात हो रही है, और जो कारण है उसमें भी बच्चे के सीखने की बात हो रही है। तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो है कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार कथन क्या कहता है? पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं। क्या कह रहा है? पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। कौन सी स्टेज होती है? क्या होती है उम्र? 2 से 7 वर्ष, जहाँ बच्चे लॉजिक यानी कि लॉजिक थिंकिंग नहीं आती। क्या होता है इसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिक थिंकिंग नहीं आती है। और क्या कह रहा है? मानसिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं। तो ये तो सही है, असमर्थ तो होते ही। लॉजिक थिंकिंग जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें नहीं आती। लॉजिक थिंकिंग तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, मूर्त चीजों को देखकर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है मानसिक क्रियाओं में असमर्थ होते हैं। और कारण क्या कह रहा है? इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में संघर्ष होते हैं। क्या कह रहा है? आत्म केंद्रित होते हैं। वो बच्चा खुद में ही केंद्रित होता है। मतलब वो कहता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा सामने वाला भी सोचे। अपनी ही सोच को वो सही मानता है, सामने वाले को नहीं मानता है। तो यही कह रहा है, ये बच्चा आत्म केंद्रित होते हैं, यानी कि खुद में ही वो उनको जो पसंद है वही तुम्हें पसंद है, और वो अपनी उम्र में यही सोचते हैं जो होते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? मतलब आगे क्या कहता है? और दूसरों की दृष्टिकोण को समझने में संघर्ष, यानी कि उनको दिक्कत आ रही है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला भी हमारा करेक्ट है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मानसिक क्रियाओं में असमर्थ होते हैं, और दूसरा भी कह रहा है कि इस अवस्था में आत्म केंद्रित होते हैं और दूसरों को समझने में संघर्ष, यानी कि उनको दिक्कत होती है। तो ए भी हमारा सही है और बी भी हमारा सही है। तो और ए जो है कथन जो है कारण का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन हमारा कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। तो ए आंसर ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है वो जो है तर्क नहीं लगा पाता, और जो है दूसरों को वो समझ भी नहीं पाता है। वो खुद का ही कहता है मैं ही अच्छा हूँ, जो मुझे पसंद है वो सब दूसरों को भी पसंद है।
तो यही ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यह विश्वास है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कारें आदि जीवित गुण रखती हैं, क्या इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है कि मतलब जो भौतिक वस्तुएं होती हैं जैसे गुड़िया, खिलौने, कार, जो चीज़ें होती हैं ये सब जीवित गुण रखती हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है संजीवनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी कहता है पदानुक्रम चिंतन, ऑप्शन सी कहता है केंद्रण, ऑप्शन डी कहता है श्रेणी। तो यहाँ श्रेणी करने की कोई बात नहीं की गई, ना केंद्रण की बात की गई, ना तो चिंतन की बात, मतलब पदानुक्रम चिंतन की बात भी नहीं की गई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना। क्या कह रहा है? निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना ही क्या होता है? संज्ञानात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है? ये किसने बताया है? पियाजे ने अपनी अवस्था में इसको बताया है। नॉट लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनको लिविंग समझ लेता है बालक। होता क्या है इसमें? इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संज्ञानात्मक चिंतन को क्या बोलते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग। क्या बोलते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग। ये क्या होता है? 2 से 7 वर्ष की उम्र में बालक होता है। ऐसी ये कैसी सोच है? होता क्या है इसमें ये होता है कि बालक जो है जो सजीव वस्तुएं जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीव समझ लेता है। जैसे अरे हम जैसे पेन है, चेयर है, मेज है, इनसे जब बच्चे को चोट लगती है तो वो कहता है कि मतलब इसने ही हमको मारा। क्या कह रहा है? ये जो डेस्क है इसने ही हमको मारा है, इससे हमको चोट लगी, मम्मी इसको मारो। तो यही होता है कि वो जो बालक होता है वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझ लेता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सजीवात्मक चिंतन, यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक होता है और यह क्या होती है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव की वो बात कर रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सामाजिक क्रिया से सीखने में सुविधा होती है। हाँ, तो ये तो बात सही है, सामाजिक क्रिया से सीखने में सुविधा तो होती ही है। ऑप्शन बी कहता है सीखने का पूर्व वैचारिक योजना के पुनर्गठन से है। क्या कह रहा है? पूर्व वैचारिक योजना, यानी कि उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो ये भी सही है, बच्चा जब सीखेगा तो उसका जो पूर्व ज्ञान होगा तो वो उससे उसके नए ज्ञान जब जुड़ेगा तो वो उसको सीखने में आसानी होगी। ऑप्शन सी क्या कहता है? एक प्रक्रिया के बजाय एक उत्पाद के रूप में सीखना। तो एक सीखना क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है और उत्पाद नहीं है। सीखने की प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं, यानी कि प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। तो यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, सीखना शिक्षार्थी पर निर्भर करता है। तो ये भी हमारा है, जहाँ बच्चा एक्टिव, बच्चे के अकॉर्डिंग बात की जाए, बच्चे की एज, इंटरेस्ट वो बच्चे पे डिपेंड हो, तो क्या है? ये हमारा करेक्ट है। तो निगेटिव ही हमारा पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? निगेटिव पूछ रहा था। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि निगेटिव ही पूछ रहा था। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैलोर गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। क्या कह रहा है? जो कोहलबर्ग ने थे उनके सिद्धांत का जो केंद्रीय तर्क है कैलोर गिल्गन की आलोचना में, वो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए कहता है बच्चों के अध्ययन से प्रयोगात्मक डिजाइन का उपयोग। तो ऐसा कुछ उन्होंने बात नहीं की मतलब कोहलबर्ग ने। ऑप्शन बी क्या कहता है? स्कूल जाने बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी परिपेक्ष। क्या कह रहा है? कल ही हमने आपको वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी को परिपेक्ष जो ये थे, क्या कोहलबर्ग इन्होंने नारीवाद को नहीं माना। क्या ये जेंडर बेस्ड थ्योरी है? कल हमने आपको बताया था। और जो नैतिकता है, नैतिकता क्या होती है? सही और गलत। तो इसी में कहा है कि जो महिलाएं होती हैं वो केयर होती हैं। क्या होती हैं? केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? न्याय करते हैं। तो ये इसीलिए अपने जो है इसमें क्या होता है, मतलब उनको देखभाल क्या, वो मतलब जो है सामने वाले को देखती हैं तो वो केयर करती हैं, अपने तरीके से वो समझती हैं। और जो है पुरुष होता है वो जो है उसमें
भावना दुख की नहीं होती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा सही है। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद पर पेच, उन्होंने नारीवाद को नहीं माना। जेंडर बेस्ड थ्योरी है ये, हमने कल आपको बताया था। नारीवाद को जो है कोहलबर्ग नहीं मानते हैं, वो कहते हैं जो फीमेल की होती है वो केयर होती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समीर नृत्य प्रतियोगिता के उत्सुकता से केवल इसीलिए भाग लेता है क्योंकि वह नगद का पहला पुरस्कार जीतने में रुचि रखता है। तो यह क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, यानी कि जो समीर है वो नृत्य प्रतियोगिता में इसलिए भाग ले रहा है कि उसको चाहिए कि नगद जो पुरस्कार हो वो जीतने में वो रुचि ले रहा है, नगद पुरस्कार जीतने में रुचि ले रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी। ऑप्शन बी कहता है शिक्षार्थी से बचने के लिए विफलता। ऑप्शन सी कहता है आंतरिक रूप से प्रेरित और ऑप्शन डी कहता है बाह्य रूप से प्रेरित। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाह्य रूप से जब प्रेरित होते हैं तो वो पुरस्कार पाने की उनमें लालच होता है। जो मतलब पर रीजन बाहर हो वो हो गया बाहरी भी प्रेरणा, और जहाँ पर रीजन अंदर हो, अंदर से निकल कर आए, वो हो जाएगी हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाह्य रूप से प्रेरित। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में विकास की सुविधा प्रदान की जाती है। क्या कह रहा है? जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें विकास की सुविधा प्रदान की जाती है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 वर्ष और बालक की उम्र 6 से 11 वर्ष का बालक होगा प्राथमिक कक्षा में। वो इसी में पहले तो आप ये लिख लिया, उम्र लिख लिया करिए और क्लास लिख लिया करिए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को अनदेखा करें। पहली गलत, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अनदेखा नहीं करना चाहिए मातृभाषा के कि उसमें मातृभाषा को देखना चाहिए, ना तो खारिज करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है जब शिक्षक औपचारिक भाषाओं के उपयोग पर जोर दें और उन्हें लागू करें। तो औपचारिक भाषा में प्रयोग मतलब जोर ना दें, वो प्राइमरी क्लास में उसके मातृभाषा पर जोर दें या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। ज़्यादातर प्राइमरी क्लास में बालक को उसकी मातृभाषा पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन सी क्या कहता है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करें। यानी कि यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अमूर्त धारणाओं को संदर्भित, यानी कि अमूर्त धारणाएं हैं उनको संदर्भित करने के लिए मूर्त, यानी कि हम पेन पढ़ रहे हैं, पेन लिख रहे हैं, तो पेन की जगह पर हम उसको पेन दिखाएं कि देखो ये पेन है, मूर्त चीज़ है हुई ना, ये हम दिखाएं कि PEN पेन होता है। बुक लिख रहे हैं तो बी बुक दिखाएं, BO के बुक होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मूर्त उदाहरण। तो जहाँ बच्चा एक्टिव हो और बच्चा सक्रिय हो वही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। और प्राइमरी की जो कक्षा है उसमें किस भाषा का प्रयोग हो? मातृभाषा का। ऑप्शन डी कहता है जब शिक्षक संकेतों से शुरू करें, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र, क्या कह रहा है? एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होती है जहाँ शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं, वही हमारी क्या होती है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील कक्षा। उसी में पॉइंट पहला कहता है ज़्यादा सवाल मत पूछो। तो ज़्यादा सवाल जिसमें बच्चा एक्टिव ना हो वो पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा सवाल पूछो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? शिक्षक से प्रश्न पूछो। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जितने ज़्यादा शिक्षक से प्रश्न पूछोगे उतना ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहेगा। एक दूसरे से प्रश्न पूछो, अपने सहपाठियों अपने सहयोगियों से प्रश्न पूछो, इसमें भी बच्चा एक्टिव है। खुद से सवाल पूछो, तो खुद से सवाल भी करे तो बच्चा उसमें एक्टिव होगा। तो जिसमें हमारा दूसरा तीसरा और चौथा पॉइंट मिल रहा हो वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी में हमारा दूसरा तीसरा और चौथा पॉइंट मिल रहा है, तो सी आंसर हमारा
करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं? क्या कह रहा है? भाषा विकास का संबंध है और किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं? ऑप्शन ए कहता है जीन पियाजे, ऑप्शन बी कहता है लेव वाइगोस्की, ऑप्शन सी कहता है B.F. स्किनर और ऑप्शन डी कहता है ब्रूनर। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आते हैं बालक के मन में और फिर वो भाषा का निर्धारण करता है। तो क्या कह रहा है? और जो लेव वाइगोस्की है, उन्होंने कहा पहले भाषा आती है और फिर विचार हमारे मन में फिर विचार आते हैं। लेकिन जीन पियाजे ने कहा पहले विचार आते हैं फिर भाषा का निर्धारण होता है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बच्चे का विकास, क्या कह रहा है? बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं, यह आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। यानी कि पहले सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है, यानी कि स्पाइरल चलता है। कैसे चलता है? स्पाइरल चलता है। तो ऑप्शन उपरोक्त वाक्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए कहता है एक रूपता, तो एक सिद्धांत एक रूपता नहीं होता, बहु होता है। ऑप्शन बी कहता है चक्रीय बढ़ोतरी। ऑप्शन सी कहता है एक दिवसीय नहीं होता, बहुआयामी होता है। ऑप्शन डी कहता है विकास सतत हीनता होता है। तो विकास सतत हीनता नहीं होता, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास क्या होता है? स्पाइरल होता है, यानी कि वर्तुलाकार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चक्रीय बढ़ोतरी सिद्धांत इसको कहते हैं, यानी कि चक्री चलता रहता है, वर्तुलाकार स्पाइरल चलता रहता है, आज कम होगा कल ज़्यादा। तो ये होती विकास के सतत चलने वाली, विकास हमने आपको बताया सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या प्रस्तावित किया है? क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में क्या प्रस्तावित किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। उसी में ऑप्शन ए कहता है बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर क्रिया है। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी कहता है बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रमिक नियोग है। तो 7 पहले थी, अब 8 बुद्धि हो गई हैं। ऑप्शन डी उन्होंने बताई है, पहले 7 बुद्धि बताई थी, अब उसी में एक बढ़ के 8 बुद्धि हो गई है। ऑप्शन सी कहता है बुद्धि एक वर्गीय क्षमता है जिसे जी अंकित करता है। तो जी की बात तो कौन करता है? स्किनर करते हैं जी कारक की बात। ऑप्शन डी कहता है बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत से अभिभावक के लोकप्रिय कार्टून शो चिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है। क्या कह रहे हैं? बहुत से अभिभावक हैं जिन्होंने लोकप्रिय कार्टून शो जो भी टीवी पे आ रहा था उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीनता व्यवहार की नकल करने लगे थे या बच्चों के सामाजिकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। यानी कि क्या कह रहा है कि बहुत से अभिभावक हैं जो लोकप्रिय कार्टून शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीनता व्यवहार की नकल करने लगे थे या बच्चों के सामाजिकरण के प्रभाव को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कहता है मीडिया, ऑप्शन बी कहता है सहपाठियों, ऑप्शन सी कहता है पास पड़ोस, ऑप्शन डी कहता है सोशल नेटवर्क की। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की कोई बात नहीं है, पास पड़ोस की भी नहीं है, सहपाठियों से भी नहीं सीखता, तो मीडिया से सीख रहा है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे उससे अनुशासनहीनता का व्यवहार करके, अनुशासनहीनता जो व्यवहार होता है उसकी नकल करने लगे थे, इसीलिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया। अपना अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की क्षमता जिससे शब्दों, वाक्यों और कहानियों को बनाने वाले ध्वनि समूहों से अर्थ जुड़ने में कठिनाई होती है कहलाती है। क्या कह रहा है कि मतलब एक विशिष्ट प्रकार की सीखने की जो क्षमता है वह जिसमें शब्द, वाक्यों, कहानियों और ध्वनियों समूहों से अर्थ जोड़ने में, क्या कह रहा है? मीनिंग समझने की बात वो कर रहा है, यानी कि अर्थ जोड़ने की बात। पढ़ने की बात होती तो क्या होता हमारा डिसलेक्सिया, जैसे कि
सा को वाच पढ़ लेते हैं, बी को डी समझ लेते हैं, डी को बी समझ लेते हैं। ये क्या होता है, हमारा डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, जहाँ साउंड और लेटर को नहीं जोड़ पाता। क्या होता है, जहाँ साउंड और लेटर को नहीं जोड़ पाता वो क्या होता है, हमारा डिसलेक्सिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्थ समझने की बात वो कर रहा है, मीनिंग समझने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रसंस्करण विकार, क्या हो रहा है, भाषा प्रसंस्करण विकार यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विकास के कारण शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति प्रमुख हो जाती है। क्या कह रहा है, हाथों और पैरों की जो जब किशोर होते हैं, जो उनके हाथों और पैरों की विकास की गति प्रमुख हो जाती है। तो इसी में पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, समीपस्थ। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, शिरोपदोमुखी। ऑप्शन सी कहता है व्युत्क्रम शिरोध पदोमुखी। ऑप्शन डी कहता है शिरोध। तो इसमें होता क्या है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शिरोमुखी यानी कि सेफेलोकॉर्डल जो सिर से पैर की ओर जिसमें विकास होता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एज बदल गई है। मतलब कि जो बच्चा किशोरावस्था, जब बच्चा पैदा होता है, मतलब जब उसका जो सर होता है वो बड़ा होता है धड़ से। ठीक है, लेकिन जब बच्चा यहाँ किशोरावस्था में पहुँच जाता है तो यहाँ पे होता क्या है, जो रिवर्स सेफेलोकॉर्डल है, क्या करता है, रिवर्स जो सेफेलोकॉर्डल है उसकी बात करेंगे। क्योंकि इसमें होता क्या है, बालक जब बालक किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो और हाथों और पैरों का विकास तेजी से होने लगता है। तो यहीं पे वो बात कर रहा था। लेकिन सेफेलोकॉर्डल में हमने आपको बताया था, सेफेलोकॉर्डल में होता है कि बच्चे का सिर से पैर की तरफ विकास होता है, यानी कि हेड टू टॉय की बात होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करा, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो जो शुरुआती वर्ष होते हैं तो वह हाथों और पैरों की जो गति होती है वो प्रमुख हो जाती है, यानी कि तेजी से बढ़ने लगती है। तो यहीं पे यही आंसर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। व्युत्क्रम शिरोपदोमुखी यानी कि रिवर्स सेफेलोकॉर्डल की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाथ पैर ज़्यादा बढ़ेंगे सर की अपेक्षा। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।